पहली बात तो ये मुझे ये बताओ कि दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan theta is equals to tan m1 थीटा इज इक्वल टू m1 minus मॉड, पहले मॉड m2 बोलो। मैंने बोला था मॉड बचाएगा आपको हमेशा, वरना गलती हो जाएगी। देखिए कई बार क्या होगा कि थीटा का हमें नहीं आइडिया रहता कि एक्यूट है कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो मॉड लगा के काम करो, m1 माइनस m2 वन प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। यहाँ से हमने इस फॉर्मूले से बहुत सारी बातें सीखी थी कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके लिए क्या होता है, m1 इक्वल टू m2। दो लाइंस अगर पैरेलल होती तो उनकी स्लोप क्या होती है, आपस में सेम होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अगली बात ये थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 होता है। वेरी गुड। फिर हमने इन्हीं दोनों के रिगार्डिंग कोएफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा था कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। एक्स और वाई की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे, कांस्टेंट की बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब कांस्टेंट बोले तो c1 c2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कोएफिशिएंट। और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो a1 इंटू प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। याद आया कुछ, ठीक है। ये कंडीशन में बार बार याद दिलाऊंगा। जब हम लोग 3D थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन 3D का पढ़ेंगे ना 11th के अंदर ही, तो वहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत काम का रिजल्ट है। उसके बाद अगली बात ये थी शायद, क्या थी कि अच्छा मुझे ये बताओ कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। tan 90 कितना होता है, infinity 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद शायद अगली बात हमने कुछ पढ़ी थी, क्या कुछ नहीं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, line parallel to another line। हाँ, अगर आपको एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ax plus by प्लस k इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, k फाइंड आउट करना रहता है, k। अरे ax by तो दोनों में सेम रहेगा, पैरेलल है ना, इसलिए सिर्फ हमें k निकालना रहता है। तो उसके लिए उसने कंडीशन दी रखी होती है क्वेश्चन में, तो हम उसको अप्लाई करके k निकालते हैं। यही तो करते थे हम लोग, कल क्वेश्चन किए थे दो। सिमिलरली अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर अगर मुझे कोई लाइन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, bx माइनस का by प्लस का k, मैं भी लेमडा लिख रहा था, एक ही बात है, प्लस का k इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना। अब देखो दो लाइंस की अगर बात करें, दो लाइंस की बातें कर रहे हैं अभी तक हम। देखो इसके पहले तक हम लोग एक ही लाइन की बात करते थे, एक लाइन का फॉर्म, अलग अलग फॉर्म हमने पढ़े, वो पॉइंट से पास करते थे, उसकी स्लोप निकालते थे। अब हम दो लाइन की बातें कर रहे हैं, कितनी लाइन की, दो लाइन की। तो दो लाइन को लेकर के कितनी पोजीशन संभव है, कितनी पोजीशन पॉसिबल है, वो हमें देखना है। दो लाइन है आपके पास, दो लाइन को लेकर के पहली पोजीशन तो है कि दोनों हो सकता है पैरेलल हो, दोनों क्या हो, पैरेलल। ये पैरेलल दिख रही है आपको, क्या ये पैरेलल दिख रही है, क्या ये पैरेलल है, नहीं, क्योंकि आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए इस तरीके से फोटो बननी चाहिए, आ रहा है। ये तो हो गया पहली कंडीशन, पैरेलल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रही है, एक दूसरे को कट करके निकल रही है ना। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये कौन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये दोनों ही लाइन पर लाई करता है। इस पे हमारी बात हो चुकी है, दो लाइंस को आपस में सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, उसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसी को दोनों में रखते थे तो सेटिस्फाई हो जाता था। याद आया कुछ, ठीक है। इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइंस, दिख रहा है, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई कंडीशन सोच पा रहे हो आप दो लाइंस को लेकर के, जेड एक्सिस नहीं है बेटा अपने पास, अभी अपने पास सिर्फ एक्स और वाई है। हाँ सर कोई भी पैरेलल भी नहीं हो, मतलब इसकी लाइंस की बात कर रहे हो, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली है, इस पे हमारी बात हुई थी। बट इसकी लाइंस इज नॉट इन आवर सिलेबस राइट नाउ, 11th में नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। जब हम 3D पढ़ेंगे ना, 3D जो अपना 11th का 3D है ना, उसमें इतना नहीं है, इसकी लाइंस आपका 12th में आएगा। बट फिर भी अच्छी बात है कि दो लाइंस अगर ना तो पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इसकी लाइंस कहते हैं, ठीक है ना। सब अपने अपने रास्ते पे गुजर रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक कंडीशन और आप मिस कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, मतलब सारे पॉइंट्स एक पे ही हो, पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, लाइन की बात कर रहे हैं। एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन हो,
एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरी लाइन हो तो दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो आज ये वाली कंडीशन हम लिख ही लेते हैं। ये लिखो हेडिंग कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस हेडिंग लिखो। करे बात, ये इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक लाइन के बाद इसके डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है। देखिए हर एक की अपनी अपनी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की, पैरेलल की, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो इधर एक लाइन है मेरे पास L1, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक लाइन अज्यूम कर ली। एक लाइन और अज्यूम करते हैं L2, A2x प्लस में B2y और प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन कोइंसिडेंट अगर दे रखी है या मुझे चेक करना है कि ये कोइंसिडेंट है या नहीं, ठीक है, तो कंडीशन होती है, कंडीशन हो जाएगी इसकी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C। आया समझ में? बोलो आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो आज के दिन हमने C1 C2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। जैसे C1 बाय C2 इक्वल टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस डब्बे को लिखो, उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। हेडिंग लिखेंगे रिमार्क्स। करे बात? देखो इधर ध्यान से सुनना। दो लाइनें आपके पास, दो लाइन अगर पैरेलल हो गई, दो लाइन अगर पैरेलल हो गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। कैसे पता चला नो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, सॉल्यूशन का मतलब कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। नहीं यार मैंने एक साथ, यानी कितने ऐसे पॉइंट है आपके पास कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन पे एक साथ है। तो ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहे हमें जो दोनों लाइन पे एक साथ है। नहीं यार मैंने, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। नहीं यार मैंने, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। उसको मैथ की लैंग्वेज में हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक का मतलब अद्वितीय, समझते? यूनिक का मतलब उसके जैसा और कुछ नहीं। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे एक साथ लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा है कि अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बस ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि इन दोनों पे कॉमन पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो दोनों पे एक साथ लाई करेंगे। आरी बात समझ में? तो रिमार्क्स में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। देखो पॉइंट नंबर 1 लिखने से पहले मैं दो लाइन लिख देता हूँ। दो लाइन मान लेते ना, जैसे यहाँ पे मानी दिया है। दो लाइन है मेरे पास, L1 है, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू 0, L2 जस्ट सपोज A2x प्लस में B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा रिमार्क्स में। देखो इधर इफ या इफ नहीं, ऐसा लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये यूनिक सॉल्यूशन की पहचान है। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन की पहचान। यानी कि अगर x और y की कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो उनका रेशियो भी बराबर नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, हम दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। और फोटो कैसी बनेगी यूनिक सॉल्यूशन की केस में? फोटो बनेगी ऐसी, कैसी बनेगी? ऐसी वाली फोटो बनेगी। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। आ रही बात समझ? बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, फॉर नो सॉल्यूशन या फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखेंगे। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट हो जाएंगी तो अभी लिखी हमने कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। और इस केस में जो फोटो बनेगी वो कैसी बनेगी? देखो इधर एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अरे बात समझ में? एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों ही लाइनें एक साथ लिखी है, एक साथ बनी हुई है। ठीक है, इस प्लेन के अंदर। पॉइंट नंबर 3,
लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 3 फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना, जीरो सॉल्यूशन। देखो सर, नो सॉल्यूशन की केस में लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, है ना। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज नहीं इंक्लूड हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो देखा जाए तो पैरेलल लाइंस के लिए ये मस्ट कंडीशन है। बट हम लोग क्या करते हैं कि जब तीन रेशियो इक्वल होते हैं ना, तो हम कोई भी दो रेशियो पकड़ के चलते हैं। इन दोनों को पकड़ लो, उसको भूल जाओ, नहीं आंसर, ठीक है ना। जब तीन रेशियो इक्वल होते हैं ना, तो हम कोई भी, जैसे इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, तो या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली है तीनों रेशियो बराबर ही ना, इक्वल है ना। तो अपनी मर्जी, किसी को भी लेके चलो, इन दोनों को लेके चलो, या इन दोनों को लेके चलो, या लास्ट और फर्स्ट वाले को लेके चलो। आया समझ? इतनी सारी बातें लिख लो। उसके बाद हम लोग अगला टाइटल लिखेंगे, देखेंगे इधर, यही लिख दो मैं, आ जाओ इधर। हेडिंग है अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस। Angle between two lines if one line is parallel to y axis, ठीक है, समझे इस बात को। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो लाइंस के बीच में जो एंगल फाइंड आउट कर रहे थे ना, उसका फॉर्मूला क्या था, tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस के साथ। तो उसमें हमें दोनों लाइंस का नेचर कैसा था कि हमें नहीं पता कैसी क्या है, लेकिन अगर उन दो लाइंस में एक लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल दे दी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना जानते हो आप लोग, क्या होती है, x इज इक्वल टू a। बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू a। तो क्या आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। अरे इसमें y है ही नहीं, y है ही नहीं ना इसके अंदर, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तो इसकी तो स्लोप मिलेगी ही नहीं आपको, फिर नहीं आया समझ में। अरे बोलो ना, आपके पास ये टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी हमें, इसलिए जरूरत पड़ी कि एक लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन ये है, इसमें से आप स्लोप नहीं निकाल पाओगे, नहीं आया समझ में। नहीं तो ये टॉपिक इंट्रोड्यूस ही नहीं होता ना। हमारे लिए दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, बट एक लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो गई तो क्या होगा फिर। तो फिर हमें फोटो बना के देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसके लिए। जस्ट सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। एक लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है आपको, और एक लाइन आपकी सपोज ऐसी जा रही है, नहीं यार, ठीक है। ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये आड़ी वाली, सपोज इसने x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाया, नहीं आया समझ में, θ1 मान लिया ना हमने। अच्छा, और ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल मैंने θ मान लिया, यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, आया समझ में। अच्छा बताओ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, आएगा समझ में। ये एंगल 90 डिग्री है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 90 इज इक्वल टू θ प्लस θ1, आएगा समझ में। हमें क्या फाइंड करना है तीनों में से, थीटा, क्योंकि थीटा ही इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो मैंने थीटा को इधर ही लिखा रहने दिया, इसको मैं 90 माइनस θ1 कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें। दोनों साइड 10 ले लो, क्या ले लो, 10, तो 10 लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस θ1, सोचो। और ASTC रूल जानते हो आप थोड़ा बहुत, 10 के सामने अगर 90 लिखा तो ये कॉट में कन्वर्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, cot θ1। अब आप चेक करो क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो cot θ1 हो जाएगा। और इधर कौन लिखा है, tan थीटा लिखा है, कोई दिक्कत है इसमें। क्या मैं इसको tan थीटा एज इट इज अपनी जगह पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan θ1, नहीं आया समझ में, 1/tan θ1। और ध्यान से सुनना, इस लाइन का एंगल θ1 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा। अरे इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है आपके पास, θ1 है, यानी थीटा आपके पास है, तो इसकी स्लोप कैसे लिखते हो, m इज इक्वल टू tan θ1। अरे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, tan θ1। तो ये जो tan θ1 लिखा है ये इसकी स्लोप है, तो इसकी स्लोप को मैं थोड़ी देर के लिए m1 मान लूं क्या, बोलो, m1 मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/m1, सोच के देखो, नहीं आएगा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, देखो tan जब उधर जाता है ना, अभी तो सिंपल tan लिखा, तो उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये जाएगा tan इनवर्स 1/m1। तो ये छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया कि जब भी आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है जिसमें से एक लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, वो y एक्सिस वाली पैरेलल लाइन को भूल जाना है, उसको देखना ही नहीं, क्योंकि उसकी स्लोप तो हमें है ही नहीं हमारे पास।
आपको ये वाली दूसरी लाइन की स्लोप पता है क्या? वो तो पता ही रहेगी आपको। उसको क्या करना है, टेन इनवर्स में रेसिप्रोकेट करके लिखना है 1/m1, टेन इनवर्स 1/m1। आया समझ में? ठीक है, कवर हो रहा है? देखो इसको एक बार चेक करो नीचे वाला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/m1। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला, वरना आप स्लोप ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी ही नहीं आपको स्लोप। नहीं आया समझ? आया ना? कॉपी करो इसको, शीट निकालो। शीट में क्वेश्चन नंबर 38 पढ़े क्वेश्चन को। फाइंड एंगल बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड लाइन दे रखी है √3x माइनस में y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी फोटो इसके जैसी है? मैच करो। आपको इन दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, जिसमें से एक लाइन जो है x इज इक्वल टू a के फॉर्म में है, यानी पैरेलल टू y एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, इसको देखना ही नहीं, आपको तो इसमें से m1 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? m1। तो यहाँ से m1 कितना जाएगा इसका? माइनस कोफिशिएंट माइनस में x का कोफिशिएंट बोले तो √3 अपॉन y का कोफिशिएंट बोले तो -1। सही है क्या? m1 कितना आ रहा है यहाँ से? m1 आ रहा है यहाँ से √3। ये m1 आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टेन इनवर्स 1/m1। m1 बोले तो कितना है? √3। क्या आप टेन में, ये इनवर्स है ना, टेन में 1/√3 की वैल्यू जानते हैं? किसकी वैल्यू होती है? 1030। तो इसको आप क्या लिख पाओगे? टेन इनवर्स 1030। बाहर वाले टेन इनवर्स को रहने तो अंदर वाले 10 में चेंज कर दो, अंदर वाले को 1/√3 को 1030। अब एक इनवर्स में और एक सिंपल है, तो दोनों हट जाएंगे, एक दूसरे को हटा देंगे, तो थीटा कितना जाएगा? दोनों में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 30 डिग्री बोले तो पाई/6। आया समझ में? है ना? ये अब बच्चे नहीं रहे हम लोग, रेडियन में ही ऑप्शंस होंगे। अभी तो 11th में हो, फिर भी डिग्री में चल रहा है थोड़ा बहुत काम, बाद में रेडियन में ही काम होगा पूरा। क्लियर है? ठीक है, आ जाएगा। अगला टाइटल है, अब बच्चे के मन में सवाल है सर पैरेलल टू y एक्सिस तो आएगा, चलो समझ, पैरेलल टू x एक्सिस दे दिया तो क्या होगा? तो अगला टाइटल लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस इफ वन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देखें इधर, समझेंगे इसको। करे बात? देखो इधर, बाद में लिख लेना, टाइम मिल जाएगा। देखो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, बोलो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस, एक लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल बना दी मैंने, और एक लाइन सपोज आपकी ये वाली है ना, आड़ी टेढ़ी जैसी बना दो, ठीक है। अभी भी ये वाली जो लाइन है ना, ये x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? θ1। ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल, ये थीटा दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना, अंदर वाला एंगल। तो क्या आप इसमें z देख पा रहे हो? z दिख रहा है आपको? z में अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसमें थीटा बराबर कितना जाएगा? अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर एक लाइन आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो दूसरी लाइन का थीटा है ना, वही मतलब दूसरी लाइन का स्लोप होगा ना, उससे जो थीटा आएगा वही इसका थीटा हो जाएगा। नहीं आया समझ? तो इसमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू θ1 करना है। शीट में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 39 देखें इधर, सॉल्व करते हैं इसको यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन √3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 बोले तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पे ये वाला फंडा काम करेगा। बताओ इसका, इसके लिए स्लोप लिखवा मेरे को। स्लोप माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। नहीं आया समझ में? तो माइनस माइनस कट गया, m कितना आया? √3। m बोले तो कौन? tan थीटा। m की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा आपका √3 है। कंपैरिजन करेंगे अब, तो थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री आया ना, तो यही आपका एंगल है दोनों में। आया समझ में? यानी इस लाइन में जो थीटा दिया ना, वही आपका θ1 और थीटा सेम, मतलब ये θ1 ही थीटा है। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो। शीट में क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। कोइंसिडेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 अरे बात, क्वेश्चन 40 में बोला है कि इफ लाइन दे रखी है 2x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 एंड λx प्लस में 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, देन लैम्डा क्या होगा? दोनों लाइन अगर कॉन्करेंट है तो लैम्डा बताना। बताओ कॉन्करेंसी की कंडीशन क्या होती है? बोलो। A1/A2 is equal to B1/B2 is
इज इक्वल टू C1 अपॉन C। अब देखो इसमें A1 B1 C1 क्या है, रखो रेशियो देखो, बताओ लेमडा क्या आएगा, रखो भैया रखो, बोर्ड पे नहीं लिखना, रखो। ये आपका A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2, किसी को भी कुछ भी मान लो, ठीक है। कितना आ रहा है लेमडा? 4 आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, देखते हैं। और आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 लेक आ रहा है, कितना आ रहा है फिर? -4 आ रहा है। अब इधर आगे तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम तो बस रेशियो लिख के दे दो मेरे को कि ये रेशियो लिखवाओ, चलो इधर लिखवाओ मेरे को, रेशियो क्या लिखूं बताओ, ये रेशियो कैसे लिखोगे? 2 अपॉन लेमडा। अरे x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट 2 अपॉन लेमडा, इसमें भी इतना देर लग रही है तुमको। b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, इक्वल टू c1 कितना है 5 और इधर 2। क्लियर है क्या? देखो इधर ये कितना रेशियो दे रहा है 1/2, ये आ रहा है इधर 2 बाय लेमडा, तो अननोन है हमारे लिए, ये 1/2 है और ये 5/2 है। अब देखो यहाँ से लेमडा कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करें लेमडा निकालने के लिए? कोई भी एक मतलब ले ले, कोई भी इन दोनों को बराबर कर दें, तो देखो ये हो जाएगा 2 बाय लेमडा इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लेमडा कितना आएगा 4। लेकिन ध्यान से सुनना, जब तीन चीजें बराबर होती है ना, तो ये बात तब संभव है, मतलब कोई भी दो को बराबर करो तब पॉसिबल है जब, ध्यान से देखना, जब इसमें कोई अननोन होगा तो आप इन दोनों को बराबर करके अननोन निकाला, अब इन दोनों को भी बराबर करके अननोन निकालो, इक्वल आना चाहिए, नहीं आया तो फिर गलत हो जाएगा मामला। तो इन दोनों को बराबर किया, देखो इधर 2 बाय लेमडा को मैंने इक्वल किया किसके? 5/2 के, तो लेमडा कितना आ रहा है यहाँ से? देखो कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो मामला गड़बड़ हो गया, वैसे ही गड़बड़ हो रहा है मामला, ये दोनों रेशियो बराबर ही नहीं है, ये 1/2 है, इसको भी 1/2 होना चाहिए था। अरे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ काटा कुटी करके 1/2 बनना चाहिए था ना, तो ये बराबर ही नहीं हो रहा है, तो लेमडा के दो आंसर आ रहे हैं, लेमडा डिफरेंट आ रहा है ना, लेमडा इज डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा फिर हमारे लिए आंसर? क्या 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 लाइंस कोइंसिडेंट ही नहीं है, तो वो तो कह रहा है कि है, तो फिर लेमडा कहाँ से निकालेंगे हम लोग इसका आंसर देंगे नो वैल्यू ऑफ लेमडा, ऐसा कोई लेमडा ही नहीं है जिसके लिए कोइंसिडेंट होगी, नहीं आया समझ में? लेमडा का कोई ऐसा आंसर ही नहीं है जिसके लिए लाइनें कोइंसिडेंट होगी, आया समझ में? ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया मामला, कॉन्ट्रडिक्ट समझते हो? समझते हो ना? ठीक है, बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, तो दुर्घटना से देर भली, पूरा एक बार टोटल पूरा सोचें आराम से, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन नहीं है, 11th में हम लोग हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, फॉर्मूला तो अपनी जगह इस्तेमाल करना ही है, बट अपने चक्षुओं को खोल के रखें, चौकन्ने रहें, है ना, कहीं भी गलती करवा सकता है सामने वाला आपसे, आया समझ में? ठीक, कॉपी करो, आगे चलते हैं, लिखेंगे अगला टाइटल और हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस of a point from a line या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही बात है ना, कुल मिला के एक लाइन है और एक पॉइंट है, लाइन और पॉइंट के बीच की हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। हालांकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कैसे डिस्टेंस है? आड़ी टेढ़ी डिस्टेंस नहीं है, नहीं आ सकता, ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद एक पर बिना परपेंडिकुलर वाली मतलब इंक्लाइंड वाली भी डिस्टेंस निकाले, ठीक है ना। अब देखो इधर समझना ध्यान से, नया टॉपिक है, ये टाइटल समझ में आ गया ना, तो अगला टाइटल भी समझ में आ जाएगा कि ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। याद है आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, उसमें जो पी था क्या था? पी ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस थी, तो ये मैंने बोला था कि आगे जाके फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इधर मैं सिर्फ फॉर्मूला समझाऊंगा, फोटो दिखा के फॉर्मूला बता दूंगा सिर्फ। देखो आपके पास एक पॉइंट है, प्लेन में एक पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, और पॉइंट का नाम है पी, है ना, डिस्टेंस का नाम नहीं है, पॉइंट पी है, इसको मैं x1, y1 नाम दे देता हूँ, दे दिया, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। और एक लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन है आपके पास, ठीक है, इस पॉइंट की इस लाइन से मुझे क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ये गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना,
इस पॉइंट से जैसे ही इस लाइन के इस पॉइंट को मिलाओगे ना, इसको आप क्या कहोगे, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, परपेंडिकुलर पे गिर रहा है ना, इसका फुट है, फुट पॉइंट है, फुट पॉइंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कई बार वो ये पॉइंट भी निकलवाता है, नहीं आ समझ, कई बार वो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलवाएगा कि ये पॉइंट बताओ, आ रही बात समझ में। फिलहाल हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मैं डी नाम दे दूं, डी बोलो, इसको मैंने डी नाम दे दिया, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इसको क्यू नाम दे दूं क्या, है ना, ये पी से क्यू की डिस्टेंस निकालना है मुझे, है ना। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है डायरेक्ट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगा दो पहले से ही, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, समझना, मेरी वर्डिंग सुनना, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उठा के लाइन में रखो, कहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ax1 प्लस b/1 प्लस में c होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, देखो नीचे अंडर रूट लगा दो, क्या लगा दो, अंडर रूट, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस में y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आज में अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है आपको, जिस पॉइंट से जिस लाइन की डिस्टेंस निकालना है ना, तो उस पॉइंट को लाइन में रखो, डिवाइड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में, आया समझ, इतना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो इसी में ये यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ, सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, लाइन का नाम है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। अब कल को वो पॉइंट ओरिजिन हो गया तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका अपने पास, ओरिजिन क्या होता है 0 0 0 0 को इस फॉर्मूले में रख के अप्लाई करते हैं, तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सुनना ध्यान से, डिस्टेंस हो जाएगी इस फॉर्मूले में, देखो क्या करा था हमने, x और y की जगह पॉइंट रखा था, तो वापस से 0 0 रखेंगे तो ये पूरा निपट जाएगा, क्या बचेगा, c बचेगा, तो c डिवाइडेड बाय कितना, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंप्रोवाइज हो गया, इंप्रोवाइज करके लिख लिया ना, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले याद रखना है आपको, आज ठीक है, कॉपी करो। देखो अब इस क्वेश्चन में आप लोग फंस गए हो, कैसे फंस गए हो, वो फंसा है, हालांकि निकल गया हो। यहाँ पे जब मैंने लाइन अज्यूम करी थी ना फॉर्मूला लिखते वक्त, तो ये c हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा था मैंने, यानी राइट साइड 0 रखवा, नहीं आया समझ। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जो लाइन दे रखी थी ना, उसमें c आपका राइट साइड था, तो पहले उसको लेफ्ट साइड बुलाना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला ही गलत लगेगा, क्योंकि आंसर भी 6/√5 पे आएगा, नहीं अच्छा a1 है b2 है और c1 ले लिया अगर गलती से, तो आपका गलत हो जाएगा फिर तो 6/√5 आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें भी और अगले टाइटल में भी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगला जो टाइटल आएगा इसके बाद जो अगला टाइटल होगा, उसमें भी जो आपका c1 और c2 रहेंगे ना, दो लाइन के लिए अलग अलग, उनको लेफ्ट हैंड साइड बुला लेना पहले से, ओरिजिन मतलब ओरिजिन क्या, 0 से इधर, मतलब राइट साइड से इधर बुलाओगे तो राइट साइड कुल मिला के मुझे 0 चाहिए अल्टीमेटली, सारा पूरा जो भी कंटेंट है वो सब इधर राइट साइड 0, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जैसे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना थी 1,2 से इसकी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे -1 = 0 करेंगे इसको, क्लियर है। फिर जो डिस्टेंस हो जाएगी d = मॉड में 1 और 2 को इसमें उठा के रखो, तो जाएगा 1 प्लस का 2 = 4 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कितना, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सही है क्या, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो 1 से 1 कट रहा है, ये कटना जरूरी है वरना 6 भी तो हो सकता था ना, तो कितना हो जाएगा 4/√5, और ये अगर गलती से ऊपर -4 आ रहा होता ना, तो मॉड्यूलस उसको बाहर पॉजिटिव निकालता है, ये आंसर है इसका, क्लियर है। ये कभी भी नेगेटिव बाहर मत निकाल देना, पता चला मोड हटाया तो प्लस माइनस लगा दिया हमने, नहीं डिस्टेंस है तो प्लस में ही आएगी, ठीक है। और पीछे क्या लिखोगे, यूनिट हमें नहीं पता ना, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर, तो सिर्फ यूनिट लिख दो, खत्म, आया समझ में, ठीक है। कॉपी करो इसको, अगले क्वेश्चन पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 41 बनाओ अभी उसको, 41 डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड 1,2, है ना, एक ही के अंदर दो क्वेश्चन है, ओरिजिन से भी बताना है और 1,2 से भी बताना है। करे बात 41 में, देखो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। क्वेश्चन है, एक लाइन दे रखी है x - 3y + 7 = 0, इसकी मुझे ओरिजिन और 1,2 से डिस्टेंस बताना है। तो नंबर 1 पे अगर मैं ओरिजिन से बताऊंगा, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0, ठीक है ना, 0 0 से डिस्टेंस हो जाएगी d = क्या इसमें c ऑलरेडी इधर है,
तो पंगा ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। ओरिजिन रख दो इसके अंदर 0 0 और प्लस का 7 रहेगा सिर्फ ऊपर, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, दैट इज g इज इक्वल टू कितना 7 बाय रूट 10। अब अंदर वाला अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये अगर नेगेटिव दिख रहा है तो फिर प्लस के साथ बाहर निकाल देंगे उसको, एक तो ये आ जाएगा, यूनिट लगा देंगे इस पे। सेकंड है 1,2 से बताना, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगी, कैसे निकालते, 1,2 को उठा के रख दो इसमें, x की जगह में y की जगह 2, तो जाएगा 1 माइनस में 6 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय रूट 10, सही है ना। नीचे तो सेम आएगा ना, दोनों में नीचे तो सेम ही आएगा। कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 2 दैट इज, बोलो 8 माइनस 6 दैट इज 2, 2 बाय रूट 10, सही है ना। बस खत्म क्वेश्चन, ये दोनों आंसर आ जाए, क्लियर है क्या। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वगैरह फाइंड पॉइंट ऑन x plus y is equal to 4 having unit distance with this। अब आपसे पॉइंट ही पूछ लिया, आपको डिस्टेंस देके पॉइंट पूछ लिया, पॉइंट बताओ कि इससे किस पॉइंट की डिस्टेंस 1 यूनिट होगी। यूनिट डिस्टेंस मतलब समझते हो, यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट, ये वाली यूनिट अलग होती है जो यहाँ पे लिख रहे थे, वो यूनिट मतलब पीछे वाली, आप फिजिक्स में पढ़ते ना ऐसा यूनिट और ये सब, वो वाली यूनिट है, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, एक मेजरमेंट वाली यूनिट है। और ये यूनिट का मतलब क्या है, 1 है, यूनिटी वाला 1 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया 42, डिस्टेंस हमें दे रखी है 1, हालांकि उसको मैं प्लस माइनस 1 उपयोग करूंगा, याद है जब डिस्टेंस दे रखी हो तो प्लस माइनस 1 उपयोग में लो। वगैरह फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, माना कि पॉइंट मान लेंगे हम लोग, लेट पॉइंट पी जो है वो x1, y1 है, नहीं आया समझ, मान लो ना पॉइंट को, h, k भी मान सकते हैं, x, y भी मान सकते हैं। हालांकि h, k हम लोग जब लोकस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसमें हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। वगैरह फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन, ये पॉइंट जो है ना किसी लाइन x plus y is equal to 4 पर लाई करता है, बोला है क्या उसने ऐसा। फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन हैविंग यूनिट डिस्टेंस विद अनदर लाइन, आएगा समझ, यानी फोटो अगर मैं बनाऊं तो ये वाली जो लाइन है ना, इसका नाम है x plus y is equal to 4, इस पे एक पॉइंट p x1 y1 लाई करता है, नहीं आया समझ। और इसकी किसी दूसरी लाइन से, अब दूसरी लाइन को देखो ध्यान से, दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस में 3y इक्वल टू 10, ये दूसरी लाइन से क्या है, यूनिट डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो यूनिट है, तो हम लोग यूनिट डिस्टेंस का बाद में लगा देंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट उठा के इसमें रखो, नहीं आया समझ, ये इस पर लाई करता है ना, तो ये इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू कितना 4, इसको इक्वेशन 1 बोलो। देखो आपके पास x1 y1 निकालना आपका मकसद है, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसकी इससे जो डिस्टेंस है ना वो यूनिट डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में बोलो 4x1 प्लस में 3y1 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय कितना 5 अंडर रूट 16 प्लस 9, याद आया कुछ, ठीक है। और इधर चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, वैसे मोड हटाते टाइम प्लस माइनस लगा दो, नहीं आया समझ, आया समझ, ठीक है ना। तो मोड हटा दो तो प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 4x1 प्लस में 3y1 माइनस का 10, सोचो क्या किया है, क्रॉस में, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मोड हटाया प्लस माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है क्या। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन है, कितनी, 2, 4x1 प्लस में 3y1 माइनस का 10 इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x1 प्लस में 3y1 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो देखो यहाँ से क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा 4x1 प्लस में 3y1 इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, नहीं आया, और 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लो तो आपको x1 आएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा, आएगा, ठीक है। उसके बाद उसको इसके साथ भी सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट दो अलग अलग फॉर्म में आएगा, हो सकता है पॉइंट अलग अलग फॉर्म में, कैसे हो सकता है कि ये पॉइंट है ना वो यूनिट डिस्टेंस हो सकता है ऊपर हो या नीचे हो, हमें नहीं पता ना, अरे लोकेशन थोड़ी पता हमें पॉइंट की, कोई से भी पॉइंट में हो सकता है, दो आंसर आते हैं ना तो आने दिया करो, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे उसके साथ x1 प्लस y1 इक्वल टू 4 के साथ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो, तो ये माइनस घटा दो, इसको माइनस कर दिया तीनों को, ये कट गया, तो ये माइनस का y1 बचेगा, सोचो माइनस का 4y1 प्लस का 3y1 माइनस का y1 इक्वल टू ये माइनस का 16 और ये प्लस का 15, घटेगा तो -1 देगा, जैसे y1 कितना आया 1, y1 को उठा के 1 में या 2 में कहीं भी रख दो, x1 आ जाएगा, 1 में रखते छोटी इक्वेशन है इसलिए, तो x1 कितना आ रहा है 4 - 1 दैट इज 3, सोचो तो पॉइंट क्या आ गया p हमारे पास, एक तो 3,1 पॉइंट आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सपोज। अब मैं इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ूंगा तो 4x1 प्लस का 3y1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5, सोचो ना इतनी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी, माइनस का 10 उधर सरकाया तो प्लस का हुआ, प्लस के 10 में से माइनस का 5 घटाया तो प्लस का 5 बचा, उधर से मैंने इक्वेशन कॉपी करी 4 का मल्टीप्लाई करके, सही है क्या, बोलो ठीक है, माइनस कर दें, माइनस कर दिया
तो यहाँ से माइनस का y1 इज इक्वल टू 16 में से 5 गया तो माइनस के 11, सही है ना। तो y1 इज इक्वल टू प्लस का 11, ठीक है। और y1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से x1 निकालें तो माइनस का 7 आ जाएगा, इसमें उठा के रखो। तो पॉइंट क्या हो गया, माइनस का 7, 11। इसका मतलब पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और दोनों ही आंसर मेरे करेक्ट है। आया समझ, ठीक है। कॉपी करो इसको। हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। टाइटल ही बहुत अजीब है इसका, लेकिन बहुत आसान शब्दों में इसको समझाऊंगा मैं आपको, और आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दिमाग में कि अच्छा ऐसे करना है। बस क्वेश्चन लेके आओ आपको सीधा। मैंने जब 12th वालों को ये टाइटल पढ़ाया था ना, तो ये टाइटल लिखवाया ही नहीं था, सीधा क्वेश्चन उठाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 43 उठाया था सीधा मैंने, आ रहा है ना। बट आप लोगों को मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखाना इन द सेंस फोटो बता देता हूँ, फील कराता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें हम करने वाले हैं। देखो उसने बोला कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो पहले तो पॉइंट बनाते हैं। ये आपका पॉइंट है सपोज P, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। इस पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये आपकी लाइन है, इससे इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज किया तो डिस्टेंस फिर ऐसे 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 कैसी भी हो सकती है। तो उसने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन का मतलब आपको एक लाइन क्वेश्चन वाला दे रखेगा। सपोज वो लाइन ये है, उस लाइन की मैंने फोटो इधर बना दी, कहीं भी बना सकते हो। तो इस पॉइंट की इस लाइन से मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है पैरेलल टू गिवन लाइन, यानी मुझे इसके पैरेलल ऐसे डिस्टेंस निकालना है। नहीं आ सकता, देखो इसको वापस पढ़ो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। ये लाइन, ये गिवन लाइन आपकी, इसका नाम लिख दूं गिवन लाइन। ये गिवन लाइन आ रहा है समझ में। तो इस गिवन लाइन के पैरेलल ही आपको चलना है और ऐसे सॉल्व करना है। आ रही बात। इस लाइन को इधर बना दोगे तो फिर ऐसे पैरेलल ही निकालना पड़ेगा, एक ही बात आया समझ में, ठीक है। हमें नहीं पता ये दोनों का क्या रिलेशन है, इस लाइन का क्या रिलेशन है, वी डोंट नो, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। आगे जाके इसको इंटरसेक्ट नहीं करना, क्लियर है ना। अब देखो ये आपकी गिवन लाइन है, यानी ये क्वेश्चन में दे रखी होगी ये वाली लाइन, अरे दे रखी होगी ना। तो क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो आप? बोलो, इसका स्लोप निकाल सकते हो ना। तो जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। सोचो कैसे, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है ना। तो आपको सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। आया समझ? क्या ये पॉइंट आपको दिया रहेगा? हाँ पॉइंट तो दिया रहेगा ना, ये पॉइंट दिया रहेगा, ये लाइन भी दे रखी होगी, ये लाइन भी दे रखी होगी। आपको तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पॉइंट थोड़ी फाइंड आउट करना। तो गिवन पॉइंट कि इस लाइन से जो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है पैरेलल टू दिस, तो सबसे पहला काम क्या किया, इसकी स्लोप निकालो। तो इसकी स्लोप आ जाएगी ये वाली लाइन की, और ये वाली लाइन की स्लोप आ गई तो इसका पॉइंट मेरे पास है जिससे ये लाइन पास हो रही है। अरे ये P x1 y1 से पास हो रही है ना लाइन, नहीं आया समझ। अरे ये पॉइंट से पास हो रही है और इसकी स्लोप मेरे पास है, इस लाइन की स्लोप है और इस लाइन का पॉइंट है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन आते ही इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व कर डालो तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। नहीं आया समझ। जैसे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल। आया समझ? क्या क्या काम करना है सबसे पहले आपको, पहले गिवन लाइन की स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। सेकेंड, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through given point। कैसे लिखोगे, स्लोप तो आपके पास है ही, नहीं है समझ। तो क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1, नहीं आया समझ, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, सॉल्व दिस लाइन बोले तो ये वाली लाइन, सॉल्व दिस लाइन विथ कौन सी लाइन, इस लाइन को क्या नाम दोगे आप, इसको L1 बोल देगा, विथ इसको L1 बोल देते हैं, विथ L1, दैट्स इट, ठीक है। नंबर 4, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नहीं आया समझ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले तो ये वाला पॉइंट आया समझ, फोटो में लिख देता हूँ मैं, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है।
अरे बोलो, इतना काम करना है। ये सब रद्दी थ्योरी है, रद्दी समझते हो? रद्दी थ्योरी, डमी थ्योरी कोई काम की नहीं है। हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। कॉपी कर लो फिर भी इसको, ठीक है, ताकि बाद में याद रहे कि क्वेश्चन नंबर आ जाओ 43। क्वेश्चन नंबर 43 पहले बात Yes. देखो, फोटो बनाते जाऊंगा मैं, समझते जाओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1, 2। एक पॉइंट है हमारे पास 1, 2 फ्रॉम लाइन, लाइन का नाम क्या है? 3x प्लस में 4y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू दिस लाइन। ये लाइन के पैरेलल x माइनस y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 आया समझ? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन को अच्छे से आप बना दो। बस पता चला ये लाइन यहाँ लिख दी इक्वेशन और ये इक्वेशन वहाँ लिख दी तो गलत हो जाएगा फिर तो, है ना? आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो चीज़ों को, ठीक है? फिजिक्स में तो क्वेश्चन पढ़ते ही, मतलब क्वेश्चन पढ़ना ही सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होता है कि आप उसको इत्मीनान से पढ़ो, शांति से, ठीक है? तो इस पॉइंट की, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसका मतलब मुझे इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? इसको मैं डी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगी, ये वाली। उसके लिए मुझे स्लोप चाहिए। पॉइंट का मेरे पास 1, 2 है, बताओ इसकी स्लोप कितनी है? m। इसकी स्लोप यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1 बोलो। माइनस में x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसकी स्लोप 1 है, तो इसकी स्लोप भी कितनी है? 1 है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ 9 क्या हो जाएगी? y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1, x माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छे से लिखो इसको, x माइनस y इज इक्वल टू कितना? -1। सोचो, सही है क्या? अरे -1 का क्या है ना, ठीक है? इसको 1 बोल दो। गिवन लाइन L1, ये L1 है आपके लिए, L1। इसको सॉल्व करो, 3x प्लस में 4y बराबर 18 कर दूं क्या? इक्वल टू 18। इसको आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 3 का मल्टीप्लाई करें या 4 का करें? किसी का भी कर लो। 4 का करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, 3 का करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4 का कर देते हैं, कर दें तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 4 और 3x प्लस का 4y इक्वल टू 18। सही है? ये ऐड कर दो, ऐड करते माइनस का 4y और 4y कट गया। जरूरी नहीं हर बार साइन चेंज करें, ऐड भी कर सकते हो। बताइए कितना? 7x इक्वल टू कितना? 18 माइनस 40, x कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है क्या? और x की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रख दो, कारण को यहाँ पे रख दो तो y आ जाएगा। तो 2 माइनस का y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। यानी ये कौन सा पॉइंट आया? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ये वाला। कोई दिक्कत है इसमें? पॉइंट का नाम क्या होगा? 2,3। सही है? ये 2,3 पॉइंट की 1,2 से मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d इज इक्वल टू √1, बोलो, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है? √2 आ रहा है, चेक करो। है ना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आया। सब सिंपल क्वेश्चन, कॉपी करो। लिखेंगे अगला टाइटल, डिस्टेंस बिटवीन, हेडिंग लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इंपॉर्टेंट टाइटल है ये भी, और बहुत आसान फॉर्मूला है इसका। लेकिन कुछ बातें हैं जो पहले क्लियर कर लो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा क्लियर कर लो, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है बाद में। देखो इधर, वैसे तो मैंने हिंट दे दी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, पैरेलल से वैसे हिंट पता चल जाती है, बट फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ कि ये 2 लाइनें पैरेलल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये भी डिस्टेंस है, बोलो, है ना? ये भी डिस्टेंस है कि नहीं है? ये भी डिस्टेंस है, बोला ना? ये लाइन आगे बढ़ाओगे तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो बताओ सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है? कौन सी वाली? ये वाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं यार, तो इसमें हालांकि मिनिमम वर्ड हटा दिया मैंने, लेकिन इसमें अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, यानी कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। आया समझ में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करवाना है। क्लियर है? अब इसमें अगर मैं पैरेलल वर्ड नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, तो 2 लाइनें फिर कैसी भी हो सकती थी? नहीं आ समझ, पैरेलल भी हो सकती थी, फिर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती थी। तो 2 लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? फिर क्या होगी डिस्टेंस फिर हमारे लिए? If 2 lines are perpendicular, if 2 lines are intersecting, then उनके बीच में डिस्टेंस
जीरो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस नहीं, उसके बीच में जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेगी ही नहीं आपको, नहीं आ समझ। अरे दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। अरे ये पॉइंट से डिस्टेंस नहीं निकलेगी ना, फिर तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली कोइंसिडेंट में भी सेम केस है, कोई डिस्टेंस दिख रही है आपको? नहीं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में पैरेलल लाइन का ही केस होता है। पहले तो ये क्लियर कर लेना अपना माइंडसेट। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? हो सकता है कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दो लाइनें इंटरसेक्टिंग और वो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, पता हमने तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, गलत हो जाएगा। फिर अगर इंटरसेक्टिंग है तो जीरो डिस्टेंस, कोइंसिडेंट है फिर तो भी जीरो डिस्टेंस। सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछी जाती है हमेशा, और वो भी कैसी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाएगी आपसे। क्लियर है फोटो? ठीक है, मैं बना दूं अब क्लियर फोटो इसका अच्छे से, बोलूं? चलो देखो इधर, सपोज एक लाइन है अपने पास L1, ये लाइन का नाम क्या है? L1। इसको मैं बोल रहा हूँ A1x प्लस B1y प्लस में C1, या ऐसा बोलो ज्यादा अच्छा है। क्या बोलोगे इसको? आप इसको ऐसा बोलो, बट ठीक है चलो, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0। और एक लाइन और L2 ले लेते हैं इसके पैरेलल, ये L2 लाइन है हमारी। A2 ना बोलो इसको, A1x प्लस B1y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी x और y के कोएफिशिएंट तो बराबर ही होंगे ना, इसलिए मैं वहां पे A1 B1 ना लेकर के, पर फिर भी लिख देते हैं। हमें तो C1 C2 पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसको D नाम दे दिया मैंने। तो D का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, D का फॉर्मूला आता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा मॉड में C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर, है ना, a स्क्वायर प्लस b, इसको आप a और b ही लिखो, ज्यादा अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि अब ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर कंफ्यूज हो जाएगा। पिछले फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में नीचे क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर। तो ये करना है आपको, क्या करना है? सिर्फ इसके कांस्टेंट में से इसका कांस्टेंट को सबट्रैक्ट करना है, और अपॉन में अंडर रूट में दोनों के x और y के कोएफिशिएंट तो बराबर है, तो उनके कोएफिशिएंट से क्या करना है मुझे? डिवाइड करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, मतलब खत्म टाइटल। आया समझ? और इसमें ये ध्यान रखना आगे C1 और C2 किधर होने चाहिए? LHS में, जीरो के इधर होने चाहिए। नहीं दिए तो लेके आओ पहले, उसके अकॉर्डिंग जो भी साइन है उस साइन के साथ यूज होगा। ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान रखना। अगर C2 नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा अंदर। क्लियर है? करें क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 45 देखें इधर, समझ ले पहले, उसके बाद देख लेना। 45 में फर्स्ट में कर देता हूँ, सेकंड आप कर देना, ठीक है? ये टाइटल कॉपी करने के बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इसके अंदर पहला है 2x प्लस में 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एंड द सेकंड वन इज 2x प्लस में 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों लाइन है पैरेलल है? चेक करो, कैसे पैरेलल चेक करोगे? x और y के कोएफिशिएंट बराबर है। अरे बराबर है तो रेशियो बराबर होगा खुद ब खुद ही। C1 C2 अलग है खाली, ठीक है? तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा, C1 कितना है बोलो? 7 माइनस C2 कितना है? 1 अपॉन रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही है क्या? तो d इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 बाय रूट कितना हो रहा है? 4 प्लस 9 13 हो रहा है क्या? तो d इज इक्वल टू जाएगा 6 बाय मोड से बाहर निकाल दो। क्लियर है क्या? आसान है, ठीक है? कॉपी करो। देखो दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो उनके कोएफिशिएंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेशियो तो इक्वल होगा ही। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करूँ, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के अपने अलग नियम है इसके खुद के। तो देखो 45 का बी अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है? 3x प्लस में 5y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस में 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो रेशियो तो बराबर दिख रहा है, बट सुनना ध्यान से, जब आप फॉर्मूले में C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो a और b दोनों में अलग अलग दिखने मुझे, तो आप नीचे किसका स्क्वायर करके सम करोगे? नहीं आ जाएगा। तो आप पहले a और b बराबर करो ना। कैसे बराबर करोगे? देखो फर्स्ट वाले को लिखना रहने दो, 3x प्लस में 5y प्लस का 7 एज इट इज। इसको 3x प्लस 5y बनाओ ना सेकंड वाले को। कैसे बनाओगे? 2 से डिवाइड लगा दो, या 2 कॉमन ले लो, नहीं आ समझ में? तो 2 से डिवाइड लगाओगे इसको तो 2 3 जा 2 5 जा और 1 बाय 2 इज इक्वल टू 0। नहीं आ समझ? तो देखो C1 C2 पूरे बदल गए, C2 बदल गया ना पूरा। ये काम करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए काम करना पड़ेगा। ये देखो जनरल बातें जो लिखी हुई ना, ax by दोनों में सेम है, तो आप भी यहाँ पे बराबर करो पहले। C1 C2 उसके अकॉर्डिंग जो मैच हो रहा है वो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ? अब आप देखो किसी का भी स्क्वायर उठा के रखो, नीचे सेम है दोनों हमारे लिए। आया समझ? तो डिस्टेंस क्या जाएगी बोलो? C1 कितना है? 7 माइनस C2 कितना है? माइनस का 1/2, बोलो ना यार। डिवाइडेड बाय कितना? रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, अरे सॉल्व कर लो इसको।
तब सर, मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर multiply सकते। ऊपर तो कितना आएगा तेरा 9x प्लस 15 आएगा, और नीचे क्या है 6 और 10 है। अरे तू ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या ही हो जाएगा, 9 और 15 आ जाएगा, जबकि अरे 6 2 और से 2 से करेगा। फिर हाँ, two, 2 से कर six। सकता है, 2 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही सब उसमें भी तो वो फ्रैक्शन भी वो तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2